तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब तक आपने पूरा देख लिया कि लंग्स कैसे बने होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। लंग्स तक का पार्ट यानी नॉस्ट्रल्स और फिर ये पूरा चेम्बर देखते हुए आपने लंग्स तक का पूरा पार्ट समझ लिया। अब जो हम लोग बात करेंगे वो पहले तो पुरानी चीज़ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ थोरेसिक कैविटी में लंग्स होते हैं। जो आपकी स्टर्नम होती है वो फ्रंट साइड में होती है। देखिए आपका ये पार्ट जो ये फ्रंट है और ये बैक साइड है। लेकिन डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस की बात करी जाए तो ये वाली सरफेस वेंट्रल है और ये पीछे वाली सरफेस आपकी डॉर्सल सरफेस कहलाती है। तो ये जो स्टर्नम होती है ये वेंट्रल सरफेस पे और वर्टिब्रल कॉलम किधर होगा? डॉर्सल सरफेस पे। रिब्स किधर हो गई? लेटरल सरफेस में यानी साइड्स में हो गई। समझ में आई? और जो नीचे की तरफ है वो कौन है? डोम शेप्ड कौन? डायफ्राम। ऊपर की तरफ क्लैविकल है। डोम शेप्ड डायफ्राम किस शेप का है? डोम शेप, गुंबद के आकार का। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसी के अंदर आपके लंग्स पड़े हुए होते हैं। अब जरा थोड़ा सा ये देख लीजिए कि रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक जब आदमी की बात आती है रेस्पिरेशन की, ह्यूमन रेस्पिरेशन में, तो सबसे पहले ब्रीदिंग करता है या पल्मोनरी वेंटिलेशन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेता है। ठीक है, जिसमें क्या करता है? इन विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। आपने सांस अंदर की तरफ ली, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर गई। ये पहला काम हो गया। दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। हमने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि ये जो एल्वियोलर की मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गया एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तीसरा, अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है, और ऑक्सीजन अंदर आ गई, ठीक, ऑक्सीजन अंदर आ गई, तो ये ऑक्सीजन जाएगी भी तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक, और फिर जब हमारे टिश्यूज के पास मिल जाएगी तो वहां ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाएगी, टिश्यू की सेल को, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाएगी। इसको आगे हम लोग डिटेल में और डिस्कस करेंगे, बस इतने पॉइंट याद कर लीजिए, क्योंकि ये कभी पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना के। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखना होंगे कि रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फिर जब ये ऑक्सीजन जो है आपके सेल के पास पहुंच जाएगी, टिश्यू के पास पहुंच जाएगी, तो क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ O2 और कैटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगे, टूटने वाले प्रोसेस चलेंगे। ये हम आपको प्लांट रेस्पिरेशन में पूरा डिटेल में समझा चुके हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। प्लांट रेस्पिरेशन चैप्टर नंबर 11-12 में आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, यहां हम लोग जो बात करने जा रहे हैं अब, इनहेलेशन, सांस अंदर कैसे लेंगे पहला, और ये बाहर की तरफ कैसे जाएगी सांस बाहर। ठीक है, तो एक बार आप तेजी से सांस अंदर लीजिए। तेजी का मतलब नॉर्मल आप बैठे हुए हैं, बस ध्यान दीजिए कि आप सांस जब अंदर ले रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, बस इतना ध्यान देना है आपको। तो एक बार सांस जब लीजिए नॉर्मल वाली, बाबा रामदेव बनने की जरूरत नहीं है, आराम से सांस लीजिए और देखिए जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ जाता है, बाहर ही जाता है। ठीक है, आराम से सांस लेना, कह रहे हैं जल्दी में नहीं, तेज जोर लगा के, तो आपका पेट बाहर की तरफ जा रहा है। और जब सांस आप बाहर निकालते हो तो पेट अंदर की तरफ जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये कैसे क्या क्या चीजें चल रही होंगी, उस पे ही डिस्कशन हमारा इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि कैसे आप सांस लेते हो। देखिए सर, अब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए ये 4-5 चीजें पहले समझ लीजिए। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, रिब्स आपकी कहां से निकल रही हैं? रिब्स कहां से निकल रही हैं? वर्टिब्रल कॉलम से, पसलियां। और रिब्स के लिए वर्ड शुरू होता है कॉस्टा। रिब्स को हम क्या बुलाते हैं? कॉस्टा। थोरेसिक चेंबर को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये थोरेसिक चेंबर है, ये आपकी रिब्स है, और रिब्स के लिए वर्ड क्या यूज हो रहा है? कॉस्टा। अगर आप इन रिब्स को छू के देखेंगे तो एक रिब दूसरे रिब से अलग है, और बीच में क्या होगा? मसल्स है। मसल्स जो हैं उन मसल्स को कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स दो तरीके की होगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी ये आपकी रिब्स हो गई
और पसलियों के बीच में जो मसल है बाहर की तरफ जो होंगी उन्हें कह देंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और जो अंदर की तरफ होंगी उन्हें कह देंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। और जो यहाँ पे कैविटी है उसे कहते हैं थोरैसिक कैविटी, और पल्मोनरी वॉल्यूम अंदर की तरफ हो गया। ठीक, ये 2-3 चीजें आपको याद रखना है। अब और इसके नीचे यहाँ पे डायफ्राम, और इसके नीचे एब्डोमिनल मसल्स है जो पेट वाली होती है, वो एब्डोमिनल मसल्स है। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार सांस लेना, और जब आप सांस लेते हो यानी इनहेल करते हो तो एक बार ध्यान से सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हो। देखिए, जब आप सांस लेते हो तो क्या हो रहा है, आपकी रिब्स जो है ये ऊपर की तरफ उठती हैं और ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और जो ये पेट की मसल्स हैं ये क्या कर रही है, ये रिलैक्स हो जा रही है, पेट बाहर निकल रहा है तो रिलैक्स हो जा रहा है, एब्डोमिनल मसल्स। यानी इंस्पिरेशन के टाइम पे हो क्या रहा है, देखिए 2-4 पॉइंट हम बताएंगे, फिर लिखे हुए पॉइंट हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले 2-4 पॉइंट आप समझिए हमसे ऐसे ही वर्बल, तो याद हो जाएगा सब अभी। तो क्या हुआ, आपने जब सांस ली तो रिब्स जो थी वो ऊपर की तरफ बढ़ी और डायफ्राम नीचे की तरफ गया। तो डायफ्राम ऐसे था, डोम शेप था, और ये फ्लैट हो गया, नीचे की तरफ गया। रिब्स ये ऐसे थी और ये ऊपर चली गई, तो क्या हुआ, ये चेंबर बढ़ा, यानी थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुई। याद कर लीजिएगा, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुई। जब आपने सांस को अंदर लेना चाहा तो सबसे पहले आपने काम क्या करा, आपने डायफ्राम को फ्लैट किया, डायफ्राम फ्लैटन हो गया, रिब्स जो थी वो ऊपर की तरफ गई। ऊपर की तरफ कौन खींच रहा होगा, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये जो मसल्स हैं ये मसल्स इसको ऊपर की तरफ खींच लेती हैं रिब्स को। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ने क्या करा, रिब्स को लिफ्ट अप कर दिया, लिफ्ट अप हो गया और ये डाउन हो गया डायफ्राम, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो गई। अब थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो गई तो अंदर प्रेशर जो था वो डाउन हो गया, प्रेशर कम हो गया। जब कैविटी बढ़ जाती है तो हवा तो उतनी थी तो प्रेशर कम हो गया, ये याद रखिएगा। जब किसी चीज को अचानक से आप एक्सपैंड कर देते हो तो उसके अंदर का प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, डाउन हो गया। जब प्रेशर बाहर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया, यानी अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, एक नेगेटिव प्रेशर। तो उसने क्या करा, बाहर की एयर को अंदर की तरफ खींच लिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चली गई। अब इसी पॉइंट को यहां लिखा हुआ जरा समझिएगा। तो आपने क्या करा, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। आपने क्या करा, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कर दिया। जब आपने प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब बाहर ज्यादा प्रेशर अंदर कम प्रेशर, या अंदर ज्यादा प्रेशर बाहर कम प्रेशर, तो ये क्या कहता है, प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब है दोनों में एक अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक, तो आपने एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कर दिया बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में आपने एक प्रेशर ग्रेडियंट को डेवलप कर दिया, यानी एक डिफरेंस डेवलप कर दिया। अब क्या हुआ, इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या हुआ, जब प्रेशर, इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर प्रेशर जो होगा यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंस्पिरेशन के टाइम, इंस्पिरेशन कब होगा, जब लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। अभी हमने आपको करके यही तो दिखाया, जब रिब्स ऊपर की तरफ गई और ये नीचे की तरफ गया तो अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया। तो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया प्रेशर लंग्स का, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक, एंड देयर इज नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, यानी अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एयर जाने लगी, इनहेलेशन हो गया, हवा अंदर चली गई। ठीक, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड, कैसे इनिशिएट, अब शुरुआत कहां से हुई इंस्पिरेशन की, जब आपने कहा कि डायफ्राम कहां गया, नीचे गया। डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ये याद रखिएगा जरा, यहां पे एंटीरियो पोस्टीरियर यानी ऊपर से नीचे की तरफ, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में उसने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। डायफ्राम नीचे की तरफ गया, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में नीचे की तरफ गया, उसने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। ठीक, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और इन्होंने क्या करा, लिफ्ट अप कर दिया, रिब्स को क्या कर दिया, लिफ्ट अप करा। तो जब लिफ्ट अप हुआ तो क्या हुआ, इन्होंने वॉल्यूम को इंक्रीज करा, कैसे, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। जब रिब्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुआ, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, यानी डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में ये वाला वॉल्यूम बढ़ा, नीचे ये वाला, ये जो है ये बढ़ गया। और जब डायफ्राम नीचे गया तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में डायफ्राम वो वॉल्यूम बढ़ा, तो एंटीरियो पोस्टीरियर बढ़ गया
और डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ गया, दोनों तरफ से वॉल्यूम बढ़ा, यानी ये वाला वॉल्यूम बढ़ा और ये वाला वॉल्यूम बढ़ा। जब वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर प्रेशर कम हुआ, तो प्रेशर कम हुआ तो क्या हुआ, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। जब आपका पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या कर दिया इसने, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पल्मो का मतलब हमने आपको बताया लंग्स से, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कैसा हो गया, डिक्रीज कर गया। और जब डिक्रीज कर गया लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब क्या हुआ, विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड मूव इनटू द लंग्स। इसने एक फोर्स लगाया, बाहर से हवा को अपने आप खींच लिया। यानी आप सांस नहीं खींचते हो, जब इनहेलेशन कर रहे थे तो आपने हवा को नहीं खींचा, आपने कैविटी को बढ़ाया। क्या बढ़ाया, कैविटी को बढ़ाया, थोरैसिक कैविटी को, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, तो हवा अपने आप ही अंदर की तरफ चली गई। इसका जस्ट रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। अब आपको सांस बाहर निकालना, जब आप सांस बाहर निकालोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। जब आप बाहर निकालोगे तो अच्छा, इसमें एब्डोमिनल मसल्स कैसी थी, रिलैक्स थी। अब एब्डोमिनल मसल्स खिंचेगी, अंदर की तरफ आएंगी। डायफ्राम, ये जो फ्लैट था, ये कैसा हो जाएगा, ये डोम शेप हो जाएगा। डोम शेप हो गया, अब डायफ्राम डोम शेप हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, रिब्स अंदर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो खिंचेंगी। अब की क्या हो जाएगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स खिंचेंगी, जिससे लिफ्ट जो ये जो है ये डाउनवर्ड्स आ जाएंगी। रिब्स जो है वो डाउनवर्ड्स आएंगी। अब जब रिब्स डाउनवर्ड आई तो जो ये वाला डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस थी उसमें वॉल्यूम क्या होएगा, कम हो जाएगा, ये पिचकेगी। और ये जब ऊपर गया तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पिचकी, जिससे क्या होएगा, अंदर प्रेशर बढ़ गया, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर गया। और जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, बाहर हवा का प्रेशर कम है, अंदर हवा का प्रेशर ज्यादा है, तो एक पॉजिटिव प्रेशर अंदर से डेवलप होगा। यानी पहले इनहेलेशन में अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा था, एक्सहेलेशन में अंदर जब ये दबाओगे तो अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा, जिससे हवा बाहर निकल जाएगी। तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट दोनों समझ में आ गए, कोई दिक्कत इसमें, कौन सी चीज लिफ्ट अप हो रही है, कौन सी लिफ्ट डाउन हो रही है, समझ में आ गया। अच्छा, एक बार और समझ लेते हैं। एक बार जब इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिब्स ऊपर की तरफ जाएंगी, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ेगी, डॉर्सल लेटरल एक्सिस बढ़ेगी, ठीक, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस बढ़ गई, जिससे क्या होगा, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर यानी थोरैसिक कैविटी का प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स का भी प्रेशर कम हो जाएगा और एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर अंदर से चली जाएगी, बाहर से अंदर चली जाएगी। एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर अंदर है, इसलिए एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम की वजह से बाहर से अंदर एयर चली जाएगी। इसका जस्ट उल्टा करेंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिब्स डाउनवर्ड आएंगी और डायफ्राम अपने डोम शेप में आ जाएगा, एब्डोमिनल वेसल्स जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, थोरैसिक कैविटी प्रेशर कम हो जाएगा, थोरैसिक कैविटी कम होगी, जिससे प्रेशर इंक्रीज करेगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव की तरफ आएगा, ये क्या करेगा, एयर को बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आप करते हो और ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। इसके बाद कैसे आपकी थोरैसिक वॉल्यूम्स आते हैं, कौन कौन से थोरैसिक वॉल्यूम्स होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंबाइन करेंगे कि कौन कौन से थोरैसिक वॉल्यूम होते हैं और कौन कौन से लंग्स के कैपेसिटीज होती है। तो लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटीज के ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।